Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the second lecture of class 9th history. पिछले लेक्चर में वी वर स्टडिंग अबाउट दी फ्रेंच रेवोल्यूशन. हमने देखा था कि कौन से ऐसे कॉजेस थे जिनकी वजह से लोग रिवोल्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं. राइट, ये लेक्चर है फ्रेंच सोसाइटी के नेचर के बारे में. ठीक है, मतलब मेन एक ऐसा कौन सा कॉज था जिसकी वजह से चिंगारी लगती है और बाद में वो रिवोल्ट का रूप लेती है. ठीक है, so we are going to study about the estate system. We are going to study about the estate system. फ्रेंच सोसाइटी जो है ना, कोई भी सोसाइटी डिवाइडेड होती है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, है ना. रिलीजन के बेसिस पर है या कम्युनिटी बेसिस पर तो वो अलग मैटर है. लेकिन जब सोसाइटी डिवाइड होती है इकोनॉमिक बेसिस पर, है ना, क्लासेस के बेसिस पर कि कौन रिच है, कौन पुअर है, कौन मिडिल क्लास है, इसको बोलते हैं हम इकोनॉमी के बेसिस पर सोसाइटी का डिवाइड होना. ठीक है, ऐसे ही तीन ग्रुप्स थे, तीन एस्टेट थे कहाँ पर, फ्रेंच सोसाइटी में. ठीक है, द फर्स्ट एस्टेट वाज क्लर्जी, द सेकेंड एस्टेट वाज नोबेलिटी एंड द थर्ड एस्टेट वाज पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट. ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट एस्टेट, ठीक है, जब हम फर्स्ट एस्टेट की बात करते हैं, इट वाज मेड विद द पीपल, क्लर्जी. ठीक है, क्लर्जी मतलब ऐसे लोग जो चर्च में काम करते हैं. ठीक है, चर्च में काम करते हैं मतलब चर्च को हैंडल करते हैं, जो अथॉरिटी है चर्च की उसको बोला गया है यहाँ पर क्लर्जी. फाइन. फिर नोबेलिटी की जब हम बात करते हैं तो नोबेलिटी में कौन कौन आता है, किंग, हिज फैमिली, देन ऑल दी ऑफिशियल्स, है ना, जो गवर्नमेंट में जितने ऑफिशियल्स हैं वो सारे भी किस में आएंगे, नोबेलिटी में आएंगे. देन द थर्ड एस्टेट इज पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट. ठीक है, पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट यहाँ पर डिवाइडेड है ना, हम इनको पुअर नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि पीजेंट एंड आर्टिस्ट में बहुत रेंज, बहुत डाइवर्सिटी है. ठीक है, इसमें कुछ लोग हैं जो थोड़े से प्रॉस्पेरस हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, कुछ मिडिल क्लास है, और कुछ हैं जो पुअर हैं, जो सर्वेंट्स हैं या जो लैंडलेस फार्मर्स हैं. ठीक है, उनके बारे में बात भी करेंगे. नाउ व्हाट हैपेंस विद द फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट. फर्स्ट और सेकंड एस्टेट में क्या होता है, इनके पास दो प्रिविलेज होते हैं, है ना. पहला क्या है, बहुत से प्रिविलेजेस इनको बाय बर्थ मिलते हैं, मतलब कि जस्ट बिकॉज दे आर बोर्न इन द क्लर्जी और द नोबेलिटी फैमिली दे आर हैविंग वेरियस राइट्स, है ना. वो टैक्सेस ले सकते हैं, ठीक है, वो अपने आप को सुपीरियर मान सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रिविलेजेस जो थे नोबेलिटी और क्लर्जी को बाय बर्थ मिल रहे थे. द सेकेंड मोस्ट important privilege they were having is that they do not have to pay the taxes. They do not have to pay the taxes. तीनों एस्टेट सोसाइटी का पार्ट है. ठीक है, लुइस 16 जब टैक्सेस लगाएगा तो सारी सोसाइटी के ऊपर लागू होना चाहिए, है ना, बट ऐसा नहीं था. फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टैक्स पेमेंट. इनको कोई भी टैक्स नहीं देना. जब फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट टैक्स नहीं देने वाले तो टैक्स कौन देगा, थर्ड एस्टेट. अब ये जानते हैं कि थर्ड एस्टेट एक्चुअली किस किस को इंक्लूड कर रहा था. थर्ड एस्टेट को हम बाय द नेम पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट बोलते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारे लोग इंक्लूडेड हैं, जैसे कि बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स एंड कोर्ट ऑफिशियल्स. ठीक है, बिग बिजनेसमैन मतलब जो लोग बड़े लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं, है ना. मर्चेंट्स मतलब ट्रेडर्स. ठीक है, देन कोर्ट ऑफिशियल्स, कुछ अथॉरिटीज जो हैं, जो कोर्ट्स में काम कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, उनको भी थर्ड एस्टेट में ही रखा गया था. देन पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट. पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट मतलब कि पीजेंट्स यानी फार्मर्स, ठीक है, एंड आर्टिस्ट मतलब ऐसे लोग जो कुछ आर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ क्राफ्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको बोलेंगे हम आर्टिस्ट. देन स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स एंड सर्वेंट्स. सर्वेंट्स मतलब जो दूसरों के यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट एज हाउस हेल्प्स. देन लैंडलेस लेबर मतलब ऐसे लेबर्स जिनके पास अपना खुद का कोई लैंड, कोई जमीन नहीं है. मतलब इफ दे वांट टू अर्न समथिंग, है ना, दे डू नॉट हैव देयर ओन लैंड, दे हैव टू वर्क ऑन सम अदर फील्ड, राइट, या फिर उसको किसी और के अंडर एज दी कंस्ट्रक्शन वर्कर, ठीक है, या दूसरे लेबर्स की तरह उसको कहीं पर काम करना पड़ेगा. देन स्मॉल पीजेंट्स मतलब दे आर हैविंग देयर ओन फील्ड. ठीक है, खुद की फील्ड है, बट इट इज नॉट दैट मच लार्ज कि वो उनके लिए सफिशियंट है ना, छोटे छोटे प्लॉट्स हैं उनके पास, राइट. नाउ अब हमने इनको तीन अलग अलग लेवल पर क्यों लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉस्पेरिटी. ठीक है, तीनों ही थर्ड एस्टेट के अंदर आएंगे, लेकिन इनमें से भी सबसे पुअर कौन होगा, ये वाला सेक्शन. ठीक है,
थोड़ा बहुत बैलेंस करके कौन चल पाएगा, पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट, और थोड़ा सा प्रॉस्परस सेक्शन कौन सा होगा, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स एंड कोर्ट ऑफिशियल्स। मतलब कि प्राइमरीली देयर वर ओनली 3 एस्टेट्स, नोबेलिटी, सॉरी क्लर्जी, नोबेलिटी एंड पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट। बट पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट को भी हमने क्या किया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉस्पेरिटी उनको भी डिवाइड किया गया है, ठीक है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर अर्निंग हम कह सकते हैं। फाइन, तो 3 एस्टेट का सिस्टम समझ में आया। इसमें से जो फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट, क्लर्जी एंड नोबिलिटी, दे वर नॉट पेइंग एनी काइंड ऑफ टैक्सेस, प्लस उनके पास प्रिविलेजेस भी हैं, उनके पास कुछ एडवांटेजेस भी हैं। व्हाई? जस्ट बिकॉज दे आर बीइंग बोर्न इन दी क्लर्जी एंड नोबिलिटी एस्टेट्स। फाइन, एंड द थर्ड एस्टेट, द पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट, दे वर दी ओनली टैक्स पेयर्स। अब टैक्स पेयर्स में ये तीनों ही टैक्स पेयर्स है ना, कुछ भी इनकी प्रॉस्पेरिटी हो, कुछ भी इनकी अर्निंग हो, टैक्स पेयर्स तो तीनों ही है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अभी हमने देखा एस्टेट सिस्टम, ठीक है, मतलब कि सोसाइटी में कैसे कैसे लोग डिवाइडेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमी, राइट। अब हम देखते हैं टैक्सेस, ठीक है। बेसिकली टैक्स का मतलब क्या है, एक ऐसा अमाउंट जो एक कंट्री में रहने वाले लोग, जो एक पर्टिकुलर रीजन, एक टेरिटरी में रहने वाले लोग उस जगह की अथॉरिटी को दे रहे हैं, ठीक है। उस जगह की अथॉरिटी को टैक्स क्यों चाहिए, टू मेंटेन द टेरिटरी, टू मेंटेन द टेरिटरी, टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज एंड सर्विसेज टू द पीपल लिविंग इन देयर कंट्री, ठीक है। बट हम अगर यहाँ पर फ्रेंच सोसाइटी का एस्टेट सिस्टम जज करने जाते हैं तो वहां पर क्या समझते हैं, 2 सेक्शंस, ये दोनों कैसे हैं, इनके पास प्रॉस्पेरिटी है ना, इनके पास वेल्थ है, ठीक है, दे आर रिच, बट स्टिल ये केपेबल है टैक्स पे करने के और इनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा, ठीक है, दे आर बीइंग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द टैक्सेस, ठीक है। और थर्ड एस्टेट जो क्या कर रहा है, किसी तरीके से अपनी नीड्स को, अपने सर्वाइवल को करने की कोशिश कर रहा है, अपनी लाइवलीहुड को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, उससे हम क्या कर रहे हैं, टैक्सेस ले रहे हैं, ठीक है। ये 2 सेक्शन तो भी कहीं ना कहीं टैक्स थोड़ा बहुत पे कर सकते हैं। ये सेक्शन जो है ये अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं और हम इनसे क्या कर रहे हैं, टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम नहीं, जो लुई 16 है वो उनसे क्या कर रहे हैं, टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली पहला जजमेंट तो ये है कि एस्टेट सिस्टम वाज नॉट फेयर, है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है। अब देखते हैं टैक्सेस कितने प्रकार के हैं, ठीक है। सबसे पहले जो चर्च है वो एक टैक्स लगाता है जिसका नाम होता है टीथ, है ना, दांत वाला टीथ नहीं, ये वाले टीथ का मतलब है काइंड ऑफ टैक्स विच इज इम्पोज्ड बाय द चर्च, यानी कि जो क्लर्जी है ये भी लोगों से एक प्रकार का टैक्स ले रहे हैं, ठीक है, और जिसको भी कौन पे कर रहा है, ओनली ऑन थर्ड एस्टेट, ठीक है। देन टेल, टेल एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है जो कौन ले रहा है, लुई 16, जो डायरेक्ट अथॉरिटी ले रही है उसका नाम क्या है, टेल, ठीक है। दीज आर द नेम ऑफ द टैक्सेस। देन फ्यूडल टैक्सेस, फ्यूडल टैक्सेस कौन ले रहा है, नोबिलिटी, फ्यूडल टैक्सेस कौन ले रहा है, नोबिलिटी। अब किससे लेगा, क्लर्जी से तो लेगा नहीं और अपने ही लोगों से भी नहीं लेगा, थर्ड एस्टेट, ठीक है। नोबिलिटी क्या ले रहा है, फ्यूडल टैक्सेस। फ्यूडल टैक्सेस का मतलब है यहाँ पर ये लोग फॉलो कर रहे हैं फ्यूडल सिस्टम को, है ना, मतलब कि एक जमींदार है, ठीक है, एक जमीन एक फ्यूडल लॉर्ड बना दिया, अब वो जो लोग उसके यहाँ पे काम कर रहे हैं या जो उसके एरियाज में काम कर रहे हैं वो उससे उसका पैसा लेगा, उसका टैक्स लेगा, ठीक है। ये भी कौन ले रहा है, नोबिलिटी ले रही है, किससे ले रही है, थर्ड एस्टेट से, ठीक है। देन टैक्सेस ऑन सॉल्ट और टोबैको एक्सेट्रा, जो डेली नीड्स की थिंग है, जैसे सॉल्ट हुआ, टोबैको हुआ या और भी दूसरे आइटम्स हैं, उन पर क्या किया जा रहा है, अलग से एक और टैक्स लिया जा रहा है। तो बेसिकली एक ही सेक्शन ऑफ पीपल, ओनली वन सेक्शन ऑफ पीपल दैट इज थर्ड एस्टेट, दे वर पेइंग द टैक्सेस, लेकिन अलग अलग लोग उन पर अलग अलग टैक्स लगा रहे हैं। नोबिलिटी और क्लर्जी को कोई टैक्स नहीं पे करना, ठीक है, लेकिन स्टिल इन दोनों के पास टैक्स कलेक्ट करने का राइट है ना। वी कैन सी दैट कितना अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है किसके साथ, थर्ड एस्टेट के साथ। अब ऐसे में ये लोग रिवोल्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है ना। चर्च भी इनसे टैक्स ले रहा है, मतलब क्लर्जी भी टैक्स ले रहा है। टेल यानी डायरेक्ट टैक्स, लुई 16 जो अथॉरिटी है डायरेक्ट वो भी टैक्स ले रही है। फिर फ्यूडल टैक्सेस कौन ले रहा है, नोबिलिटी, और जो डेली नीड्स के सामान है ना, जिनकी जरूरत इंसान को रोज पड़नी है, उस पर भी आप टैक्स ले रहे हो, है ना। सो दिस वाज द मेजर रीजन ऑफ द आउटरेज ऑफ थर्ड एस्टेट पीपल, है ना।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉट ओनली दिस, ये तो एक कंडीशन हुई, सबसे पहली कंडीशन हमने पहले लेक्चर में देखी, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने क्या देखी, एस्टेट सिस्टम में इसके बेसिक में ही क्या है, प्रॉब्लम है ना, इसके बेसिस में ही इनइक्वालिटी है। किसके साथ इनइक्वालिटी हो रही है, पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट के साथ। नाउ अब यहाँ पर एक और कंडीशन ऐसी है जो पूरी सिचुएशन को वर्स बना रही है, ठीक है। किस तरीके से, यहाँ पर अब जो थर्ड एस्टेट है उसके लिए एक टाइम पीरियड ऐसा आ रहा है जहां पर उसको अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उसको अपने लाइवलीहुड के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस, व्हाट हैपेंस ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ गई, फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ रही है मतलब अब लोग बढ़ रहे हैं तो खाना भी ज़्यादा, मतलब जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना। जितने लोग, अगर आपके घर में 5 लोग रहते हैं, ठीक है, और 5 लोग गेस्ट और आ गए, तो आपको खाना 10 के हिसाब से बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। सो यही कंडीशन फ्रांस में हुई, पॉपुलेशन बढ़ गई, फूड ग्रेन्स की जो डिमांड थी वो भी बढ़ गई, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन जो है उतने अच्छे लेवल पर बढ़ा नहीं। उसके क्या कारण थे, सबसे पहली बात तो बहुत सारे फार्मर्स थे जो पीजेंट्स एंड फार्मर्स हैं, है ना, इन पे इतना ज़्यादा टैक्स लग रहा था कि ये जब टैक्स नहीं पे कर पाते थे तो इनकी ज़मीन भी इनसे छिन जाती थी, है ना, इनको अपनी ज़मीन भी कई बार बेचनी पड़ी। अब ज़मीन ही नहीं है तो उस पर कौन करने वाला है, एग्रीकल्चर तो होगा नहीं, ठीक है। देन व्हाट वर दी अदर प्रॉब्लम्स, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस भी ऐसी थी जो हार्वेस्ट को ख़राब कर रही थी, है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, फेमाइन जैसी कंडीशंस या फिर फ्लड्स जैसी कंडीशन, इनके कारण भी क्या होता है, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था, ठीक है। तो पॉपुलेशन बढ़ती है, फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन क्या नहीं बढ़ता, फूड सप्लाई, ठीक है, क्या नहीं बढ़ रहा है, फूड सप्लाई, ड्यू टू पुअर एग्रीकल्चर, इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ ब्रेड, है ना। यहाँ पर आप एरोज देख सकते हैं, ठीक है, ये एरो क्यों लगाए गए हैं, ये बताने के लिए कि एक सिचुएशन से किस तरीके से दूसरी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना, या किसी भी चीज के रीजन क्या है, उसके आउटकम्स क्या हो जाएंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दिस एरो हियर। पॉपुलेशन बढ़ गई, फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई, लेकिन फूड ग्रेन्स की सप्लाई नहीं बढ़ी, है ना, जिसके कारण क्या हो गया, प्राइसेस बढ़ गए। सबसे रिसेंट एग्जांपल ले लेंगे टमाटर के बारे में, है ना। हम सबको पता है कि टमाटर के प्राइसेस सडनली बहुत इंक्रीज हुए, उसका कारण क्या है, डिमांड तो बनेगी, क्यों, क्योंकि जो टोमेटो है उसको हम अपनी डेली डाइट में इंक्लूडेड रखते हैं, ठीक है। डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, लोगों को टमाटर खाना है लेकिन जो फार्मर्स हैं, है ना, वो इतना टोमेटो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, मार्केट में 1 किलो टमाटर है और खरीदने वाले 10 लोग हैं, तो जो बेचने वाले, जो सेलर है, वो क्या करेगा, ऑब्वियसली उसको टमाटर बेचेगा जो उसको सबसे ज्यादा पैसे देगा, है ना। और ऐसी कंडीशन से टमाटर खरीदेगा भी कौन, जिसको बहुत ज्यादा नीड है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो नॉर्मल प्राइसेस होते हैं उससे प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई द सेम कंडीशन हैपेंड इन फ्रांस आल्सो, दिस इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ ब्रेड, ब्रेड वहाँ की स्टेपल डाइट है ना, मतलब लोग रोज क्या खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, ठीक है। वहाँ की क्या होती है, प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं ब्रेड की। अब इसके कारण क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाने को कहते हैं महंगाई, है ना, एक इकोनॉमिक टर्म है इन्फ्लेशन, है ना। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई हो जाना, चीजों के जो दाम है, जो रेट है वो बढ़ जाना। और दाम या रेट कब बढ़ते हैं, जब डिमांड तो हो लेकिन सप्लाई नहीं होगी, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर इन्फ्लेशन हो गया, मतलब कि महंगाई तो बढ़ गई, लेकिन मोस्ट पीपल हैव फिक्स्ड वेजेस, वेजेस का मतलब होता है काइंड ऑफ सैलरी, है ना। देखो अब प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन सैलरी फिक्स है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अब आप पहले से ज्यादा खर्चा करोगे, ठीक है, अब आपकी सेविंग्स नहीं होगी, या हो सकता है कि आपकी सैलरी जो है वो पूरी आपकी नीड्स को ना कर पाए, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, सपोज आई एम अर्निंग 100 रुपीज, ठीक है, सपोज आई एम अर्निंग 100 रुपीज, ठीक है, और इस 100 रुपीज में से मैं क्या करती हूँ, 50 रुपीज का खाना खा लेती हूँ, ठीक है, फाइन। फिर इसके बाद 40 रुपीज का मैं अपने दूसरे मेंटेनेंस रखती हूँ, ठीक है, बाकी जो मेरे खर्चे है उसको चलाती हूँ, और 10 रुपीज में सेव कर लेती हूँ, ठीक है। अब मान लो कि इन्फ्लेशन आ जाता है लेकिन मेरी वेजेस नहीं बढ़ती, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही,
ठीक है, मैं अभी भी 100 रुपीज पर डे ही कमा रही हूँ, ठीक है, लेकिन क्या होगा, खाना तो खाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं ना कि महंगाई बढ़ गई है तो मैं भूख लगना कम हो जाएगी, ठीक है, खाना तो खाना पड़ेगा, खर्चे भी लगे रहेंगे, है ना। तो अब क्या होगा, सपोज अगर मैं 70 रुपीज किस पे लगा रही हूँ, अपने फूड पे लगा रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ 30 रुपीज बच रहे हैं, है ना। मतलब कि ये जो 40 है ये भी मेंटेनेंस भी पूरे नहीं हो रहे, मतलब कुछ खर्चे अब मुझे कम करने पड़ेंगे, कुछ मुझे नीड्स जो है अपनी उनको कम करनी पड़ेंगे, और मैं 30 रुपीज फिर यहाँ लगाऊंगी, ठीक है। और अब जो ये सेविंग्स हो रही थी ये तो होने से आया समझ में, मतलब कि जब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, लेकिन लोगों की सैलरी नहीं बढ़ेगी, लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होगा, सेविंग्स तो बहुत दूर की बात है, उनको अपने सर्वाइवल के लिए भी फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। सेम कंडीशंस अकर्ड इन फ्रांस। इन्फ्लेशन विद स्टैग्नेंट वेजेस, स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुका हुआ या एक जैसा थमा हुआ, ठीक है। दिस इंक्रीज द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच, जिसकी वजह से क्या हुआ, पुअर और रिच के बीच में गैप बढ़ता गया। जो लोग पुअर हैं वो कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा पुअर होते गए, और जो लोग रिच हैं वो और ज्यादा रिच होते गए, ठीक है। रिच क्यों नहीं होंगे, टैक्स कोई पे करना नहीं है, ठीक है, रोज सर्वाइवल के लिए आपको लड़ना नहीं है, और साथ में आपके पास टैक्स कलेक्ट करने की भी राइट है, और आप टैक्स कलेक्ट भी उसी से कर रहे हो जो क्या कर रहा है, ऑलरेडी बहुत सारा टैक्स लोगों को दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये सारी कंडीशंस के कारण क्या आ जाते हैं, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या है, ऐसी कंडीशन जब अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इट स्टार्ट्स टू फाइट फॉर इट्स लाइवलीहुड नीड्स, है ना, उसकी जो डेली की नीड्स है ना, उसके लिए भी जब उसको फाइट करना पड़े, जब वो अपनी डेली नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तब ऐसी कंडीशन आएगी जिसको हम बोलेंगे सब्सिस्टेंस क्राइसिस। मतलब कि वो खाने के लिए उसको परेशानी होगी, है ना, वो अपनी वेजेस से खाना प्रॉपरली नहीं खरीद पाएगा, ठीक है, वो अपने बाकी मेंटेनेंस नहीं कर पाएगा, ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे सब्सिस्टेंस क्राइसिस। बेसिक लाइवलीहुड नीड्स आर एंडेंजर्ड, है ना, जब उसकी बेसिक लाइवलीहुड नीड्स जो है वो खतरे में होंगे, तब हम उसको बोलेंगे सब्सिस्टेंस क्राइसिस। दिस गेव पेस, पेस का मतलब होगा यहाँ पर स्पीड, दिस गेव स्पीड टू द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, है ना। जब लोगों की बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी, जब लोगों को रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिल पाएगा, ठीक है, ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, वो रिवोल्ट करने आएंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशंस में लोगों को ये लगता है कि हमें वैसे भी हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, तो बेटर है कि हम रिवोल्ट करें, ठीक है, क्योंकि अगर हम रिवोल्ट में सक्सेस होते हैं तो कम से कम हमें कुछ तो मिलेगा, ठीक है। सो दिस वाज द कंडीशन इन दी फ्रांस, है ना। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू होती है, लेकिन ये सारी कंडीशंस, ये दोनों कंडीशंस मतलब एस्टेट सिस्टम एज वेल एज द अनफेयर टैक्सेशन सिस्टम, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, थर्ड एस्टेट को इतना ज्यादा परेशान करते हैं, ऐसी कंडीशंस उनके लिए क्रिएट कर देते हैं कि अब दे आर इन अ कंडीशन टू रिवोल्ट अगेंस्ट द अथॉरिटीज, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, देखो ये जो है बिग बिजनेसमैन और समवेयर, ये पीजेंट्स और आर्टिस्ट में भी जो लोग थोड़े से प्रॉस्पेरस हैं, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये भी रेवोल्यूशन में हिस्सा लेंगे, पूरा थर्ड एस्टेट रेवोल्यूशन में हिस्सा लेगा। लेकिन क्या होता था अभी तक, ये जो स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस, लेबर्स और सर्वेंट्स हैं, और कुछ पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट, जब ये लोग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते थे तो इनके पास कारण तो है रिवॉल्यूशन करने का, लेकिन इनके पास उतने वेज और मीन्स नहीं है ना, कि ये बड़े लेवल पर कोई प्रोग्राम को क्रिएट कर सके, ठीक है, बड़े लेवल पर एक रेवोल्यूशन को लीड कर सकें। क्यों, क्योंकि उसके लिए भी चाहिए रिसोर्सेस, है ना, उसके लिए भी चाहिए लीडरशिप क्वालिटीज, फाइन। और ये किसके पास नहीं मिल रही थी, इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे। तो रेवोल्यूशन जब आगे बढ़ेगा, यहाँ पर कौन इनको वेज और मीन्स कौन प्रोवाइड कराने वाला है थर्ड एस्टेट को, ये द बिट प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट, ये लोग लीड करने वाले हैं, ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने वाले हैं इन लोगों को, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, लीड ये करेंगे, लेकिन बड़े लेवल पर रेवोल्यूशन में साथ कौन देगा, स्मॉल पीजेंट्स एंड लेबर्स, फाइन। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट वाज द फाइनल आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, कौन सा मौका ऐसा होता है जिसपे फाइनली जो रेवोल्यूशन है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और वहां से किस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है, कौन कौन से पॉलिटिकल ग्रुप्स बनते हैं, कौन कौन से लीडर्स आते हैं,
ठीक है, लुइस 16 किस तरीके से इस रिवोल्ट को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में रिजल्ट क्या है इस पूरे रेवोल्यूशन का. So I hope I made this lecture clear to you, and if you have any problem, do ask me in the comment section and do share this lecture with your friends. Thank you so much.